हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री राम सेंटेनियल साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, लास्ट क्लासेस में अपनों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। मोनेरा के बारे में अपने पढ़ रहे थे और मोनेरा के अंदर अपने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देख रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो सेल वाले चैप्टर का पार्ट है, लेकिन हम उसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब आपको मोनेरा पढ़ाया जाए तो आपको एक समझ हो, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं। हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लास्ट क्लासेस में डिस्कस हो चुकी थी। आज की जो क्लास रहेगी बेटा, उसमें हम जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, अपने स्टार्ट करते हैं जहां से कल अपनों ने छोड़ा था। ठीक बात है, चलिए। देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपने ने न्यूक्लियोइड पे खत्म किया था कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड जो बैक्टीरिया का वो डीएनए होता है जिसमें बैक्टीरिया की लाइफ के अंदर जितने भी उसको एसेंशियल जीन चाहिए, जितने भी उसके लिए ज़रूरी जीन है, वो सारे के सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसका जो मेन जीनोमिक डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिना किसी मेम्ब्रेन कवरिंग के एक जगह पे पड़ा रहता है। उसको अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब कुछ बैक्टीरियाज में इस मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा भी छोटी छोटी रिंग्स ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट होती है, जिनको बोला जाता है बेटा प्लाज्मिड। अब सर, ये प्लाज्मिड होता क्या है? देखो, प्लाज्मिड कोई अलग से चीज नहीं है। प्लाज्मिड है क्या? डीएनए ही है। अगर डीएनए सर्कुलर रिंग की फॉर्म में है और वो डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के मेन जीनोमिक डीएनए से अलग है, वो कोई अदर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वो कोई एक्स्ट्रा अडेप्टेशन के लिए अगर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, तो इस तरीके का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। डिटेल डिस्कशन इसकी अपने आगे करेंगे कि क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। दूसरी बात देखो, तो ये बेटा मैंने आपको क्या दिखाया है? प्लाज्मिड दिखाया है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो चीज आती है वो क्या होती है। अगर अपने बैक्टीरिया के ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ देखिए तो अपने को क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। अब सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जब आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में देखोगे तो आपको एक स्पेस दिखाई देगा। देखो बेटा, ये जो ब्लू कलर की लाइन है और ये जो रेड कलर से मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, इसके बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा है। उस स्पेस को बेटा मैंने बोला है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोला है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बैक्टीरिया के लिए होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बैक्टीरिया में अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक ऐसा जैसा आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने कि यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो डाइजेशन का काम करता है। दैट मीन्स पेरीप्लाज्मिक स्पेस और जो लाइसोसोम होता है, दोनों का वर्क, जो फंक्शन है, दोनों का सेम होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एनालोगस हैं, बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए, अपने एक डिटेल डायग्राम बैक्टीरिया का बना लिया था। अब उसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे, एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है। तो चलो, सबसे पहले अपने बात करते हैं बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के बारे में। बैक्टीरिया के बाहर 3 लेयर से बना हुआ एक एनवेलप होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। 3 लेयर, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सबसे बाहर आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी ग्लाइकोकैलिक्स। 2 नंबर पे आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और 3 नंबर पे सबसे अंदर वाली साइड में जो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी वो आपको मिलेगी क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स डेड होती है, उसके बाद में सेल वॉल भी कैसी होती है? डेड लेयर होती है, और उसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है। अब देखो बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है सर? जैसे अभी मैंने बोल दिया कि ग्लाइकोकैलिक्स होता है, तो व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? तो जब अपने ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स एक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज है। एक केमिकल है जो किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। दूसरी बात,
जब अपने बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकिन की। पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है सर? पेप्टाइडो वर्ड का मतलब यहाँ पे है अमीनो एसिड्स, और ग्लाइकेन्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है, स्पेशल टाइप की मॉडिफाइड शुगर होती है, जैसे एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड अपने बोलते हैं। तो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड के साथ, जब एन एसिटिल जो म्यूरामिक एसिड होता है उसके साथ 4 अमीनो एसिड की एक चेन जुड़ जाती है, और इस वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन बोला जाता है, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन अपने आगे करेंगे। उसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, तो उसको एक साथ अपने क्या बोल दिया? लिपिड और प्रोटीन। ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद में सेल वॉल, और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन। अगर आप तीनों के केमिकल का एनालिसिस करो, जैसे सबसे पहले अपने ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स किसका मॉडिफिकेशन है? कार्बोहाइड्रेट्स का। सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ पेप्टाइडो यानी कि अमीनो एसिड्स जुड़ गए, तो वो अलग तरीके का केमिकल बन गया। और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन जुड़ गई, तो वो अलग तरीके का केमिकल बन गया। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि सेल एनवेलप के जो तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों एक दूसरे से केमिकली डिफर होते हैं। तीनों की केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके की होती है, पहली बात। अच्छा, अगर केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, केमिकली अगर ये अलग अलग चीजें हैं तो इनकी स्ट्रक्चर भी जो होगी वो भी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये दोनों ये तीनों लेयर एक दूसरे से केमिकली भी क्या है? अलग है, और स्ट्रक्चरली भी क्या है? अलग है। लेकिन तीनों एक साथ मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है बैक्टीरिया के लिए। तीनों एक साथ मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है बैक्टीरिया के लिए, इसलिए इसको अपने क्या बोल दिया? सेल एनवेलप। तो इतनी चीज आपके लिए काफी है, सफिशिएंट है। आपकी नीट के एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि जो कि जो सेल एनवेलप होता है वो कितनी लेयर होती हैं, और उन लेयर्स का नाम क्या है। ठीक बात है। उसके बाद में अपने और आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या कहानी होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखो, अगर अपने बात करें, अगर आप अलग अलग बैक्टीरिया का एनालिसिस करो तो आप क्या देखोगे? आप क्या देखते हो कि ग्लाइकोकैलिक्स भी है, वो भी अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके की मिलती है। कुछ में तो हार्ड है, थिक है, रिजिड है, और कुछ में आपको चिपचिपी सी ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलेगी। तो जिन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स चिपचिपी होती है, स्लाइम लेयर की फॉर्म में होती है, लूज शीत की फॉर्म में होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा स्लाइम लेयर। और अगर हार्ड है, थिक है, रिजिड है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं अपने कैप्सूल। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो स्लाइम लेयर होती है प्रेजेंट एज ए स्लाइमी लेयर यानी कि चिपचिपी लेयर की फॉर्म में होती है, प्रेजेंट एज लूज शीथ, एक लूज शीथ की फॉर्म में होती है, और थिन होती है, पतली होती है बेटा। ठीक बात है। अगर कैप्सूल की अगर मैं बात करूं तो कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल कैसा होता है? कैप्सूल हार्ड होता है, रिजिड होता है, एंड थिक होता है। हार्ड, रिजिड एंड थिक होता है। डायग्राम अगर अपने बनाए तो देखो, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये सेल वॉल के अंदर, ये सेल वॉल के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ? सेल मेम्ब्रेन बना देता हूँ। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो रेड कलर से बनाया है ये सेल वॉल है, और सबसे बाहर अगर आप देखो, अगर आपको इस तरीके की लूज शीथ अगर बाहर की साइड दिखाई दे रही है तो ये क्या है? स्लाइम लेयर है। ऐसी ग्लाइकोकैलिक्स जो लूज शीथ की फॉर्म में होती है, स्लाइम की फॉर्म में होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। उसके बाद में अगर आप दूसरे बैक्टीरिया की अगर बात करें तो कुछ बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये रिजिड होती है और मोटी होती है, थिक होती है, रिजिड और थिक होती है, और ये अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं।
तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स पतली सी है, लूज सी है, तो उसको क्या बोल देंगे? स्लाइम लेयर। और अगर मोटा है, थिक है, रिजिड है, हार्ड है, तो उसको क्या बोल देंगे? कैप्सूल बोल देंगे। ठीक है। अब सर इसका वर्क क्या होता है? तो वर्क की अगर बात करें तो देखो, स्लाइम लेयर होगी यानी कि वाटर को रिटेन करेगी, वाटर को बाहर नहीं जाने देगी, वाटर को बाहर नहीं जाने देगी। तो अगर स्लाइम लेयर होगी तो वो वाटर को बाहर नहीं जानेगी, तो ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है फ्रॉम डेसिकेशन। बैक्टीरिया को डेसिकेशन से प्रिवेंट करने का काम कौन करती है? स्लाइम लेयर करती है। तो इसका क्या काम होता है? देखो, आपको ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड उसी बैक्टीरिया में मिलेगी जो डिजीज कॉज करता है। अब डिजीज कॉज करता है तो उसको क्या चाहिए? अब मान लीजिए मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, तो तुरंत मेरा इम्यून सिस्टम उस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। बैक्टीरिया क्या हो गया यहाँ पे? पैथोजन है। पैथोजन क्या होते हैं? वो पैरासाइट जो किसी होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पैथोजन। तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो पैथोजन है और ये मेरे अंदर डिजीज करना चाहता है। तो जैसे ही ये मेरे अंदर एंटर करेगा, मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो इस पे अटैक करेगा, WBCs इस पे अटैक करेगी। तो बैक्टीरिया को अगर डिजीज करनी है, बैक्टीरिया अगर मेरे ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेना चाहता है, तो उसको मेरे इम्यून सिस्टम से बचना पड़ेगा, तभी वो वहां पे सरवाइव कर पाएगा। तो अब मेरे इम्यून सिस्टम से बचने के लिए, होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए, बैक्टीरिया ने अपने बाहर एक थिक वॉल डेवलप की, जिसको अपने क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो ये क्या करती है? प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। तो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने का, प्रिवेंट करने का काम कौन करती है? इसको कैप्सूल करता है। तो बताओ, दोनों का काम समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? इसके बाद में अपने जब आगे चलते हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स कितने तरीके की होगी? 2 तरीके की होगी। अगर लूज शीट की फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर है, हार्ड और रिजिड है तो कैप्सूल बोल देंगे। इसका काम क्या होता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, तो बैक्टीरिया डेसिकेट नहीं होता, सिकुड़ता नहीं है। और यहाँ पे कैप्सूल क्या करता है? होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है, सेल वॉल का काम क्या होगा? देखो, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अब सेल मेम्ब्रेन की कोई रिजिड सेल मेम्ब्रेन की कोई अपनी स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। लेकिन अगर उसके बाहर एक हार्ड लेयर लगा दी जाए तो उसकी एक प्रॉपर शेप हो जाएगी। तो उस प्रॉपर शेप को बनाने का काम कौन करता है? सेल वॉल करती है। तो प्रोवाइड शेप। तो बैक्टीरिया को एक प्रॉपर शेप देने का काम कौन करती है? आपकी सेल वॉल करती है। उसके बाद में दूसरा काम अगर अपने बात करें, प्रिवेंट सेल कोलैप्सिंग। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो अगर इसमें से पानी निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सेल कोलैप्स कर जाएगी। सेल क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन इसके बाहर मैंने अगर एक रिजिड स्ट्रक्चर लगा दी, एक रिजिड स्ट्रक्चर लगा दी, और उस रिजिड स्ट्रक्चर के साथ इस सेल मेम्ब्रेन को क्लोज कनेक्शन में रख दिया, इस सेल मेम्ब्रेन को क्लोज कनेक्शन में रख दिया, तो क्या होगा? सेल नहीं सिकुड़ेगी। तो सेल को कोलैप्स करने से बचाने के लिए, डेसिकेशन से बचाने का भी काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए सेल को, इसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि इसका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर वाटर कम है, इसको ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जाए जहां बाहर वाटर ज्यादा हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, तो पानी कहाँ आएगा? अंदर आएगा। अगर बाहर सेल वॉल नहीं होगी तो एक टाइम के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो बस्ट कर जाएगी, फूट जाएगी, टूट जाएगी। तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा।
इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक बर्स्टिंग ऑफ सेल। तो सेल को ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से बचाने का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। कौन करती है? सेल वॉल करती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक तो कोलैप्सिंग से बचाती है, प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्टिंग ऑफ सेल। ऑस्मोटिक बर्स्टिंग को भी क्या करती है? प्रिवेंट करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। उसके बाद में अगर अपने बात करें सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले अगर अपने मोनेरा की बात करें तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक ही एक्सेप्शन है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा। कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मोनेरा का मेंबर जरूर है बट उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। बाकी सबके अंदर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड कॉमनली इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन एनिमल किंगडम में आप सब बच्चों को पता है कि एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा में आप सब बच्चों को पता है प्रेजेंट इन सम, और कुछ के अंदर क्या होती है? एब्सेंट इन सम। कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर एब्सेंट होती है। फंगाई के अंदर अगर बात करें तो फंगाई के अंदर किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्लांट की अगर बात करें तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, प्रोटीन, इन सब की बनी होती है। तो मेनली सेल्यूलोज होता है तो सेल्यूलोज लिख दिया आपने। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है क्या? देखो इस वर्ड को अलग करते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक तो पेप्टाइडो दिख रहा है और एक ग्लाइकेन्स दिख रहा है। एक तो वर्ड दिख रहा होगा आपको पेप्टाइडो और दूसरा वर्ड दिख रहा होगा ग्लाइकेन्स। ग्लाइकेन्स का मतलब होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकेन्स का मतलब क्या होता है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट। पेप्टाइडो वर्ड यहां पे उठाया गया है अमीनो एसिड से। किससे उठाया गया है? अमीनो एसिड से। और ग्लाइकेन वर्ड जो है वो उठाया गया है शुगर से। अब शुगर कौन सी होती है? शुगर इसमें जो होती है वो दो तरीके की शुगर होती है। एक तो होती है NAG और एक होती है NAM। एक तो शुगर होती है बेटा आपकी NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, और दूसरी होती है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले आपको मैं NAG और NAM की स्ट्रक्चर बताना चाहूँ। बहुत सारे बच्चे नाम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि NAG और NAM है क्या। अपने भी क्लासेस में भी नॉर्मली ये बोल दिया जाता है कि कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम याद रख लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको NAG और NAM के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। देखो बच्चे, बायोमोलिक्यूल्स में आपका एक चैप्टर लगता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज एक ऐसी शुगर है, एल्डोज शुगर है क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। 6 कार्बन होते हैं इसलिए उसको हेक्सोज शुगर भी बोल दिया जाता है। मोस्ट कॉमन हेक्सोज शुगर कौन सी है? ग्लूकोज है आपकी। अच्छा, उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं सर? 6 कार्बन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक कार्बन ये बाहर, 6 कार्बन की रिंग बनती है। तो पायरेनोज टाइप की रिंग होती है, कि मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पहले ही मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो देखो बेटा, ये कौन सा कार्बन है? अगर आप बच्चों ने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनी हो तो ये देखो पहला कार्बन है, और पहले कार्बन पर अगर OH ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। यानी कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा? बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने यहाँ पे बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है पहले से। अब इसका मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। और मॉडिफिकेशन से क्या बनता है आपका? मॉडिफिकेशन से आपका बनता है अमाइन शुगर बनता है। अमाइन शुगर का और मॉडिफिकेशन होता है, उससे बनता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, और उसका और मॉडिफिकेशन होता है, उससे बनता है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो देखो कैसे होता है मॉडिफिकेशन। अगर अपने बात करें तो ये अपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उठा लिया, जब अपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की अगर अपने बात करें तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में अब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे।
और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे। कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, देखो सेम टू सेम इस पे कौन आके जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, अमाइन ग्रुप आके इस पे जुड़ जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये मैं 6 कार्बन की रिंग बना लेता हूँ, बाकी सब सेम रहेगा। बस आपको करना क्या है, ये OH, ये H और H, इस वाले OH के साथ NH2 रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा NH2। ये बन जाती है बेटा अमाइन शुगर। बाकी सब सेम है, बाकी यहाँ पे OH रहेगा, वहाँ पे H रहेगा, HOH, ऊपर की साइड कौन रहेगा, CH2OH, और ये नीचे की साइड कौन रहेगा, H। तो जो सेकंड नंबर कार्बन होता है, सेकंड नंबर कार्बन पे कौन आके जुड़ जाएगा, 2' कार्बन पे NH2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अब NH2 ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा आपका बेटा एसिटिक एसिड। कौन रिएक्शन करेगा, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, तो ये यहाँ पे NH2, बाकी सब चीजें सेम है, NH2 OH OH H H OH, और ये ऊपर कौन गया, CH2 OH एंड H। अब यहाँ पे आया CH2 ग्रुप, CH3 COOH। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इस रिएक्शन से यहाँ पे NHO C डबल बॉन्ड O, सॉरी NHC डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस शुगर को बोला जाता है NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, यानी कि जो अमाइन ग्रुप का N था उसका एसिटाइलेशन हो गया एसिटिक एसिड की वजह से, तो वो बन गया एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। समझ में आया बेटा, देखो ग्लूकोज थी, ग्लूकोज के ऊपर क्या जोड़ा अपनों अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप का एसिटाइलेशन करा दिया, अमाइन ग्रुप का क्या करा दिया, एसिटाइलेशन। अमाइन ग्रुप कौन से कार्बन पे जोड़ा, दूसरे कार्बन पे, उसका करा दिया एसिटाइलेशन, तो बन गया N फॉर नाइट्रोजन, एन एसिटिल, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का एसिटाइलेशन हो गया, और ग्लूकोज, और कौन सी ग्लूकोज, उसके साथ जुड़ा हुआ है अमाइन, तो एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन, जिसको नॉर्मली अपने एन एसिटिल ग्लूकोसामीन बोल देते हैं। समझ में आया। उसके बाद में अब क्या होगा, ये जो 3 नंबर वाला कार्बन है, ये जो 3 नंबर वाला कार्बन है, इस 3 नंबर वाले कार्बन में 3' कार्बन का ये जो OH ग्रुप है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, और मॉडिफिकेशन होके यहाँ पे आके जुड़ जाता है म्यूरामिक एसिड। तो देखो NHCOCH3, और यहाँ पे जुड़ गया म्यूरामिक एसिड। बाकी नो चेंज, OH H CH2OH H HOH। तो यहाँ पे म्यूरामिक एसिड के जुड़ने से वजह से एक शुगर बन गई, इसको बोला मैंने NAM, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। जो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन था उसके ऊपर म्यूरामिक एसिड, थर्ड कार्बन पे अपनों ने म्यूरामिक एसिड जोड़ दिया, तो वो बन गया एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो एन एसिटिल NAG, जो यहाँ पे मैंने NAG और NAM लिखा है, वो किसके डेरिवेटिव है बेटा, बीटा ग्लूकोज के डेरिवेटिव है। ये सवाल आया हुआ है बेटा, किसके डेरिवेटिव है, बीटा ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं, बीटा ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं। NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, दोनों किसके डेरिवेटिव हैं, बीटा ग्लूकोज के डेरिवेटिव है। किसके डेरिवेटिव है, बीटा ग्लूकोज के डेरिवेटिव। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पे येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ
NAM को, यानी कि जहां जहां मैं येलो कलर बना रहा हूं इसका मतलब वो क्या है, NAM है। और यहाँ पे मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ NAG को, रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं NAG को। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी एक सेकेंड बेटा, तो ये जो रेड कलर के डॉट्स में बना रहा हूं दे आर NAG, दे आर NAG। और इस NAG के बीच बीच में कौन आएगा, NAM। कौन आएगा, NAM। तो इनके बीच में आ जाएगा NAM, तो ये आ गया NAM। तो ये यहां पे NAM आ जाएगा। तो इस बात से आपको क्या पता चलता है कि NAG, देखो पहले कौन आया, NAG, उसके बाद में कौन आया, NAM, फिर NAG, फिर NAM, फिर NAG, फिर NAM। इसका मतलब जब बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके अंदर NAG और NAM एक दूसरे से अल्टरनेटिव फॉर्म में जुड़ते होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म में जुड़ते हैं बच्चे। अब अल्टरनेटिव फॉर्म में कैसे जुड़ते हैं, देखो अगर अपने बात करें अल्टरनेटिव फॉर्म में कैसे जुड़े, इस तरीके से जुड़े। अब सर बॉन्ड कौन सा होगा इनके बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई दो शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इन NAG और NAM के बीच में जो इनको जोड़ने वाला बॉन्ड है उस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जो मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो यहां पे मैंने क्या बनाया है, NAM। क्या बनाया है, NAM। तो सर शुगर तो होगी, किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की जब अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो पार्ट थे, एक तो ग्लाइकेन था यानी कि शुगर थी, यानी कि NAM और NAG, जिनकी स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं पीछे। तो ये क्या है, NAG और NAM है। अमीनो एसिड्स कहाँ है सर, तो अमीनो एसिड्स को जब आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो NAM होता है उसके ऊपर अमीनो एसिड्स, 4 अमीनो एसिड्स लगे होते हैं, एक के ऊपर 4 अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं। ये देखो बेटा, ये यहाँ पे पिंक कलर से मैंने क्या ड्रॉ कर दिए, अमीनो एसिड। ये पिंक कलर से मैंने यहाँ पे अमीनो एसिड्स को ड्रॉ किया है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो नाम क्या हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब क्या होगा, देखो क्या मतलब है इस बात का। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया की सेल वॉल है, किसकी सेल वॉल है, बैक्टीरिया की। और ये मैंने बैक्टीरिया की सेल वॉल को थोड़ा सा जूम किया है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को जब मैंने जूम किया तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे तो आपको एक सिंगल यूनिट दिख रही होगी, लेकिन जैसे मान लो आपके पास एक शीट है पूरी की पूरी, उस शीट को जब आपने फोकस किया, ध्यान से देखा, तो आपको देखा यार उसमें छोटी छोटी और परतें हैं। तो उसका मतलब क्या है, जब आप सेल वॉल को सीधा देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी कि एक ही लेयर है, लेकिन जब आप उसको और जूम करते हो तो आपको क्या दिखाई देगी, उसके अंदर बहुत सारी लेयर है। तो इसके अंदर बहुत सारी इस तरीके की छोटी छोटी लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं उसको डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक लेयर ये हो गई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। फिर इन लेयर को जब उन्होंने जूम किया तो कुछ ऐसी दिखाई दी, इन लेयर को जब उन्होंने जूम किया तो कुछ ऐसी दिखाई दी। शायद आपको कलर विजिबल नहीं हो रहा होगा, ये देखो इस तरीके से इसमें लेयर्स होती हैं। और इन लेयर्स को जब जूम किया तो ये लेयर्स किसके अल्टरनेटिव आपस में जुड़ने से बनी है, NAG और NAM के। NAM के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, 4 अमीनो एसिड। क्या जुड़े हुए हैं बेटा, 4 अमीनो एसिड। अब देखो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इन अमीनो एसिड की आपस में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। और क्रॉस लिंकिंग की वजह से, क्रॉस लिंकिंग की वजह से
जो ये लेयर्स होती हैं ये आपस में इंटरटाइड हो जाती है। मान लीजिए ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तो इसके जो अमीनो एसिड्स है उनकी इसके साथ क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। तो ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से टाइटली एक तरीके से क्या हो जाएगी बेटा, बाउंड हो जाएगी। टाइटली एक तरीके से क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी। और ये टाइटली बाउंड होने की वजह से बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। सॉरी। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये है क्रॉस लिंकिंग। क्या है बच्चे, क्रॉस लिंकिंग। अच्छा, शुगर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड था, शुगर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड था, चलो बताओ बेटा, ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो शुगर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना हुआ था। तो शुगर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना हुआ है। अब इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये क्रॉस लिंकिंग है, ठीक बात है। यानी कि अगर बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बना रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, NAG और NAM को क्या करना पड़ेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। और ये एक लेयर को दूसरी लेयर से जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस लिंकिंग बनानी पड़ेगी। तो अब देखो बेटा क्या होता है। तो आपको सेल वॉल की स्ट्रक्चर समझ में आई, ध्यान से सुनना दोबारा से। मैंने क्या बोला कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकिन के अंदर पेप्टाइड फॉर अमीनो एसिड्स है, ग्लाइकिन का मतलब शुगर है। शुगर कौन कौन सी है, NAG और NAM है, जो डेरिवेटिव होते हैं बीटा ग्लूकोज के। किस तरीके से बनता है मैंने दिखा दिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे येलो कलर से NAM को ड्रॉ कर रहा हूँ और रेड कलर से किसको ड्रॉ कर रहा हूँ, NAG को ड्रॉ कर रहा हूँ। NAM और NAG दोनों शुगर है, दोनों मोनोमर है। और मोनोमर जब आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। शुगर के दो मोनोमर जब आपस में जुड़ता है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ये बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे आगे कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से शुगर आपस में बाइंड करती है। उसके बाद में जो NAM शुगर होता है, NAM के साथ 4 अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं और ये 4 अमीनो एसिड दूसरी लेयर के साथ क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टेबिलिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक बात है। तो इस तरीके से क्या बनानी है अपने को, सेल वॉल की स्ट्रक्चर अपने डिटेल से डिस्कस कर ली। अब क्या क्या काम होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, मैंने आपको क्या लिख के दिया, NAG एंड NAM अल्टरनेट फॉर्म में जुड़ते हैं और उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वहां पे देखने को मिलता है, ठीक बात है। NAM 4 अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, अटैच टू एंड फॉर्म क्रॉस लिंकिंग, दूसरों के साथ क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। और ये क्रॉस लिंकिंग किस लिए चाहिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए चाहिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्ट्रेंथ। जैसे मान लो एक लेयर है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो इनको दूर करना क्या है, इजी है। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग बन चुकी है, तो इन दोनों लेयर को आपस में से अलग कर पाना मुश्किल है। तो बैक्टीरिया को क्रॉस लिंकिंग से क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है बैक्टीरिया की सेल वॉल को। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट में पहला पॉइंट देखो, जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ज़्यादातर एक एंटीबायोटिक दी जाती है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की अपनी एक हिस्ट्री है। पेनिसिलिन एक एक्सीडेंटली खोजी गई एंटीबायोटिक थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। अब उसकी अगर अपने बात करें तो वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। तो पेनिसिलिन जो होती है वो पेनिसिलिन काम कैसे करती है, सर एंटीबायोटिक काम कैसे करती है, हर एंटीबायोटिक के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई RNA ट्रांसलेशन को रोक देती है, कोई ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक देती है, कोई DNA रेप्लिकेशन को रोक देती है, कोई क्रॉस लिंकिंग बनने को रोक देती है, कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ देती है। तो पेनिसिलिन कैसे काम करती है ये इंपॉर्टेंट है। तो पेनिसिलिन क्या करती है बेटा, पेनिसिलिन मान लो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बाइनरी फिशन कर रहा है और नया बैक्टीरिया बन रहा है, उसको सेल वॉल तो बनानी पड़ेगी। तो अगर अपने उसको नई सेल वॉल ना बनने दे तो नई सेल वॉल नहीं बनेगी तो उसके बाहर उसकी कोई शेप भी नहीं होगी। और मैंने आपको क्या बताया था कि सेल वॉल ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से प्रिवेंट करती है। तो अगर सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया क्या होगा, फट जाएगा। तो पेनिसिलिन यही काम करती है। जैसे ही आप पेनिसिलिन खाओगे आपकी बॉडी में जैसे ही उसको बैक्टीरिया दिखेगा तो ये दिख रहा है कि यार बैक्टीरिया सेल डिवीजन कर रहा है, सेल डिवीजन करके क्या कर रहा है, 2 बैक्टीरिया बना रहा है और उन 2 बैक्टीरिया को क्या करनी है, सेल वॉल बनानी है। ये पेनिसिलिन भाई साहब वहां पे घुस जाएंगे कि कैसे बनाओगे सेल वॉल, भाई मैं तुम्हारा क्या करूंगा, क्रॉस लिंकिंग ही नहीं बनने दूंगा। और जब बेटा क्रॉस लिंकिंग ही नहीं बनने देगा तो क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी। और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी तो बैक्टीरिया इजीली क्या हो जाएगा, मर जाएगा।
बैक्टीरिया क्या होगा, इजीली मर जाएगा। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो पेनिसिलिन इस तरीके से काम करती है बेटा। दूसरी बात, आपने अगर मान लो किसी को माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है तो क्या होगा। माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है तो क्या आप मेरे को एक बात बता सकते हो, अगर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है तो क्या एंटीबायोटिक काम करेगी वहां पे, पेनिसिलिन काम करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा, क्योंकि पेनिसिलिन को काम करने का, पेनिसिलिन कैसे काम करती है, क्रॉस लिंकिंग को तोड़ती है। तो अगर कोई बोलेगा मैं तो, मेरे पास तो सेल वॉल ही नहीं है भाई, मैं क्रॉस लिंकिंग बनाता ही नहीं हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तो वो काम कौन करता है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होती तो क्रॉस लिंकिंग बनती ही नहीं है, और जब क्रॉस लिंकिंग बनेगी नहीं तो पेनिसिलिन तोड़ेगा किसको। अरे समझ में आया ना। तो पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा पे वर्क नहीं करती। दूसरी बात, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि आपकी जो माउथ है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती है, 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम में लगता है अपने, वो चैप्टर अभी अपने सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो वहां पे आप पढ़ते हो कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, टीयर्स में भी होता है, सलाइवा के अंदर, टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो सर बैक्टीरिया को कैसे मारता है, जैसे ही लाइसोजाइम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है या बैक्टीरिया लाइसोजाइम के कांटेक्ट में आता है, वो तुरंत क्या करता है, लाइसोजाइम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ देता है, यानी कि NAG और NAM के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड तोड़ देगा बेटा, और ये बॉन्ड तोड़ देगा तो सेल वॉल बिखर जाएगी बेचारेगी, तो बैक्टीरिया वहीं मर जाएगा। तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, आप बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ोगे कि जब बैक्टीरिया से किसी DNA को आइसोलेट करना होता है तो वहां पे अपने लाइसोजाइम का यूज करते हैं टू आइसोलेट DNA और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ए बैक्टीरियल सेल। ये 12th क्लास के बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होती है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं जो क्या करती हैं, आपस में इस तरीके से कनेक्ट होती हैं जिससे एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये जो लिपिड बाइलेयर होती है, ये लिपिड बाइलेयर कैसे काम करती है, एक सेकंड बेटा मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए बेटा, तो लिपिड बाइलेयर किस तरीके से काम करती है, तो लिपिड इसमें कौन सा होता है, लिपिड होता है बेटा इसमें फॉस्फोलिपिड। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। क्या सिर्फ लिपिड की बनी होती है, नहीं बेटा, लिपिड बाइलेयर के साथ साथ प्रोटीन भी वहां पे प्रेजेंट होता है। लिपिड बाइलेयर के साथ साथ वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी वहां पे प्रेजेंट होता है। अब वहां पे इसका काम क्या होगा, देखिए बेटा फॉस्फोलिपिड क्या होता है। अब सर ये बड़ी समस्या है कि जब भी कोई बायोमोलिक्यूल का नाम होता है हमारे साथ ये बड़ी दिक्कत आ जाती है कि सर हमें पता ही नहीं है फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन की स्ट्रक्चर बनी हुई है बेटा बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या होता है लिपिड। तो लिपिड जो होता है, आपने सुना होगा कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है जिसके एक हेड होता है और 2 क्या होती है बेटा, टेल होती है। हेड जो होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है, और जो टेल होती है वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। पोलर हेड होता है और नॉन पोलर उसके अंदर क्या होती है, टेल होती है। सर ये पोलर का मतलब क्या है, पोलर का मतलब, पोलर वर्ड का मतलब होता है चार्ज, जिसपे चार्ज हो वो पोलर है और जिसपे चार्ज नहीं हो वो नॉन पोलर है। अब पानी पे भी चार्ज होता है, जब आप पानी की स्ट्रक्चर बनाते हो ओ, तो इस पे हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव और इस पे हल्का सा डेल्टा नेगेटिव। तो पानी भी एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है बेटा, पोलर। तो जो हेड होगा वो भी पोलर और पानी भी कैसा है, पोलर है। तो इसको बेटा पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है।
पानी में घुलने की कोशिश करता है। तो जो पानी में घुलने की कोशिश करेगा, पानी में फिल होने की कोशिश करेगा, उसको बोल देंगे हाइड्रोफिलिक। क्या बोल देंगे? हाइड्रोफिलिक। तो इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। अब देखो बेटा, टेल कैसी है? नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को पोलर से बड़ा डर लगता है बेटा। नॉन पोलर पोलर के पास नहीं जाता, नॉन पोलर पोलर के पास नहीं जाता, तो ये पानी के पास नहीं जाएगी, पानी से डरेगी बेचारी को, पानी का फोबिया है। पानी का क्या है? फोबिया। और जिसको पानी का फोबिया हो उसको बोल देंगे हाइड्रोफोबिक। क्या बोल देंगे बेटा? हाइड्रोफोबिक। तो इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। यानी कि एक लिपिड मॉलिक्यूल में, ये बेटा मैंने क्या बनाया है? लिपिड मॉलिक्यूल। तो अगर अपने एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो लिपिड मॉलिक्यूल में तीन पार्ट अपने, सॉरी दो पार्ट अपने को देखने को मिलते हैं, हेड और टेल। हेड कितना होता है? एक होता है। टेल कितनी होती है? दो होती है। हेड जो होता है वो पोलर होता है ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज। और जो टेल होती है वो कैसी होती है? नॉन पोलर होती है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपने बात करें तो ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है। ऐसे लिपिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में अरेंज हो जाएंगे और एक लेयर बना देंगे, और उसके अपोजिट में एक लेयर और अरेंज हो जाएगी, तो लिपिड की बाई लेयर बन जाएगी। अब देखो बेटा क्या कहानी है। मान लीजिए अपने बैक्टीरिया जो है वो दुनिया में सबसे पहली बार बैक्टीरिया ही आया होगा, तो दुनिया की पहली सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होगी? ये तो एक बड़ी सोचने की बात है कि दुनिया की पहली सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया की पहली सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होगी। तो देखो बेटा क्या है, यहां पे मैं आपको ये मान लीजिए बेटा, चारों तरफ पानी है, ये समंदर है, और समंदर के चारों, इस पूरे के अंदर क्या है बेटा? पानी ही पानी। तो ऐसा माना जाता है कि जो पहली लाइफ का, जो अर्थ पे जो पहली लाइफ आई थी वो वाटर के अंदर आई थी। पहली लाइफ आई थी वो कहाँ आई थी बेटा? वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल पड़े होंगे, बहुत सारे, बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे पड़े होंगे। और मैंने आपको अभी भी क्या बोला कि पोलर हेड को पानी से प्यार है और टेल को पानी से क्या है? नफरत है। तो किसी ना किसी तरीके से पहला मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो गया, ये एक मॉलिक्यूल आया, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो गया, चारों तरफ पानी है। अब बेटा इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। हेड को पानी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसको है बेटा? टेल को। दिक्कत किसको है? टेल को। तो इसके जस्ट सामने एक दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से आके अरेंज हो गया, तो टेल तो पानी से बच गई, क्योंकि अब देखो एक तो इस तरीके से है, और दूसरा दूसरा उसके जस्ट अपोजिट इस साइड से अरेंज हो गया। जस्ट अपोजिट इसकी जैसे ही अरेंज हो गया, तो ये हेड कैसा है? पोलर है। नीचे वाले का भी हेड कैसा है? पोलर है। दोनों पानी में घुल जाएंगे। ये दोनों जो टेल है ये एक दूसरे से क्या होगी? बच जाएगी। ये दोनों अब पानी के कांटेक्ट में नहीं है। समझ में आ गई बेटा बात? तो ये वाला हेड पानी के कांटेक्ट में, ये वाला हेड पानी के कांटेक्ट में, टेल जो है ये दोनों की दोनों पानी के कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरीके से दो लिपिड मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो गए। अब मामला कहाँ गड़बड़ था? पानी तो इधर से भी आ सकता है, पानी तो इधर से भी आ सकता है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अरे यस और नो? तुम्हें पता ही है, एक महान ने कहा था आज ब्लू है पानी पानी। तो बेटा चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। तो बेटा इस पानी से बचाने के लिए इधर से दो मॉलिक्यूल और आ गए, इधर से दो मॉलिक्यूल और आ गए भाई साहब। इसको बचाने के चक्कर में ये खुद पानी के कांटेक्ट में आ गए। तो क्या किया जाए? ऐसे तो ये चेन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेट चेन बनाते जाओ, लास्ट वाले तो हमेशा पानी के कांटेक्ट में ही रहेंगे। तो क्या किया जाए? अगर इसको सर्कुलर बना दिया जाए, अगर इसको क्या बना दिया जाए? सर्कुलर बना दिया जाए, तो आप ध्यान से देखना, ये इस तरीके से अरेंज हो गया, ये इस तरीके से अरेंज हो गया सारा का सारा मामला। ये सारा का सारा मामला इस तरीके से अरेंज हो गया। तो देखो अंदर भी पानी है, तो पानी के कांटेक्ट में कौन दिख रहा है तुम्हें? हेड। और बाहर भी पानी है, बाहर भी पानी के कांटेक्ट में कौन दिख रहा है तुम्हें? हेड। क्या टेल कहीं पे भी पानी के कांटेक्ट में आ रही है क्या? क्या आगे से पीछे से साइड से कहीं से भी पानी आ रहा है क्या?
कहीं से भी पानी नहीं आ रहा, तो बेटा जी टेल तो पानी से बच गई, और हेड पानी में जाना चाहता था तो हेड तो पानी में चला गया, लेकिन टांगे पानी में नहीं गई। अरे यस और नो? तो देखो बेटा, इस तरीके से लेयर अरेंज होगी। बाहर भी क्या है, वाटर है, अंदर भी क्या है, वाटर है। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो वाटर के कांटेक्ट में सिर्फ कौन है, हेड। बाहर भी वाटर के कांटेक्ट में कौन है, हेड। दोनों ही साइड में क्या टेल पे कहीं पे पानी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो दुनिया की पहली सेल मेम्ब्रेन बेटा कुछ इस तरीके से बनी होगी। चलो, अब अपने केमिकल स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। अगर अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है, लिपिड की केमिकल स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें, तो केमिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरीके की होती है, उसके लिए अपने क्या देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, CH2OH, ये क्या, CH2OH, और ये यहाँ पे मैंने लिखा CH2OH। ये क्या है बेटा, ग्लिसरॉल है। क्या है बेटा, ग्लिसरॉल है। तो ये यहाँ पे मैंने बना दिया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाए बेटा फैटी एसिड। क्या जुड़ जाए बेटा, फैटी एसिड। क्या जुड़ जाए बेटा, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं, लॉन्ग चेन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन की एक लंबी चेन है, ये कार्बन की एक लंबी चेन है, उसके साथ जुड़ गया COOH, तो ये लॉन्ग चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और इस लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोला जाएगा, फैटी एसिड। अगर इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अगर एक आधा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मुफा पुफा आप पढ़ते हो, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ते हो। सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल फैट में मिलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट की जो प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, प्लांट से जो ऑयल मिलता है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो देखो बेटा, अगर ये फैटी एसिड वाला मॉलिक्यूल यहाँ से निकला और ये जाके बेटा इस OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, और इस OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे मामला क्या बनेगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके का एस्टर बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके का एस्टर बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। कितना ग्लिसराइड जुड़ा, कितना फैटी एसिड जुड़ा है, एक। ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड। अगर दो जुड़ जाए तो नाम क्या हो जाएगा, डाइग्लिसराइड। तीन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने कितना मॉलिक्यूल जोड़ दिया, दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरा ट्राइग्लिसराइड। ये क्या बन गया, डाइग्लिसराइड। और अगर बेटा जी मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। और लिपिड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड। लिपिड क्या होते हैं बेटा, ट्राइग्लिसराइड। सर आप तो फॉस्फोलिपिड बताने वाले थे, लिपिड क्यों बता रहे हो। अरे बेटा देखो, अगर मान लो डाइग्लिसराइड, कौन है, डाइग्लिसराइड, और डाइग्लिसराइड के साथ यहाँ पे आके H3PO4, H3PO4 नाम क्या होता है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। ये भाई साहब रिएक्शन कर ले, तो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड की जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो POH, OH, OH और डबल बॉन्ड O। तो ये फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है भाई साहब। तो तीन OH होते हैं, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी होती है। सर बायोलॉजी का बोल के केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, गलत बात है ये। अरे बेटा ऐसा नहीं, अपना भी पार्ट है। तो चलो, ये फॉस्फोरिक एसिड किसके पास आएगा, आपकी इस CH2 के पास आएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। ये CH2 इसके साथ जुड़ा हुआ है OH, इसके पास आया OH, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। ये इसके पास आएगा तो यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन होगी, और यहाँ से कुछ इस तरीके का क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2O, C डबल बॉन्ड
O और यहाँ पे CH2O P डबल बॉन्ड O OH और ये OH, ये बन गया बेटा आपका फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड कहाँ, मान लो इस OH के साथ, इस OH के साथ यहाँ पे आके कोई कौन इस OH के साथ रिएक्शन कर ले, ये कोई COOH और यहाँ पे ये कार्बन की चेन आ गई, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो मामला क्या हो जाएगा बेटा, मामला कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 O C डबल बॉन्ड O, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये O C डबल बॉन्ड O और सॉरी यहाँ पे ये अपना कौन जुड़ा हुआ था, फॉस्फेट, कौन जुड़ा हुआ था बेटा, फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ डबल बॉन्ड O तो जुड़ा ही हुआ था, एक तरफ OH जुड़ा हुआ था और यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O, इस तरीके का मॉलिक्यूल बन गया। तो ये बेटा आपका बन गया क्या, फॉस्फोलिपिड। क्या बन गया बच्चे, फॉस्फोलिपिड। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। अब आपकी एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर दी हुई है लेसिथिन की, ठीक है, तो ऐसा होता है फॉस्फोलिपिड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ये OH अपना निकाल देगा, H निकाल देगा तो चार्ज आ जाएगा। तो फॉस्फोलिपिड पे जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है फॉस्फोलिपिड पे, जो ये वाला हिस्सा है बेटा, ये वाला, ये बनाता है हेड। क्या बनाता है बेटा, हेड। और ये वाली जो हिस्से होते हैं ये क्या बनाते हैं, टेल। क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा, आगे अगर कोलिन ग्रुप जुड़ जाए तो N के ऊपर चार्ज आ जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये वाला हिस्सा तो होगा इसका पोलर, ऊपर वाले दोनों हिस्से कैसे होंगे, नॉन पोलर। तो ये दोनों तो बनाएंगे टेल और ये बनाएगा हेड। तो इसको अपने इन जनरल कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो हेड आप बना रहे हो ये है, और ये जो आप ऊपर वाली लिख रहे हो, ये जो टेल लिख रहे हो, वो वास्तव में ये कहानी है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट। अब बेटा इस तरीके से अपने किसकी बात कर ली बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली, ठीक बात है। अब बेटा नेक्स्ट क्लासेस में अपने बाकी सारी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना तो एक दिन में इतना ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट इन्वॉल्व है, तो आप बच्चे थोड़ा सा, जहाँ पे जिन बच्चों ने मेरे से पहले से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रखा है उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि आपको इन सारी चीज़ों में एक बार दोबारा से दिक्कत ना आए। वैसे बायोमोलिक्यूल अपने अभी भी पढ़ा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक बात है। बायोमोलिक्यूल में मैंने आपको हर, चाहे वो लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, हर चीज़ की डिटेल अपनों ने पढ़ी, ठीक है। हर एक स्ट्रक्चर को अपनों ने बना के देखा है, वो भी बना के देखा है जो सिलेबस में नहीं है, ठीक बात है। तो अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज करें। लिपिड के बारे में आगे चर्चा जो है वो अपने नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। अपनी पढ़ाई बेटा जारी रखिए। नव वर्ष की आपको बहुत 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 अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये नया साल आपके लिए स्टेथोस्कोप लेकर ही आए, बहुत ज़रूरी है बेटा। हम भी मेहनत से लगे हुए हैं, आप भी पूरी मेहनत कीजिए, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।